सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का है। ये फिजिक्स का क्लास है और यहाँ मैं आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में अभी मैं इलेक्ट्रिक पढ़ा रहा था, जिसका नाम है विद्युत है, और विद्युत में ढेर सारे मैं हेडिंग आपको करा चुका था। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सीरीज पूछा जाता है कि मतलब श्रेणी क्रम और उसके बाद समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध या फिर मिश्रित क्रम। इस पे क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आते हैं। इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है, तो मैंने डेरिवेशन भी श्रेणी का करा चुका हूँ। आज नंबर है किसका, समांतर का मैं डेरिवेशन करा देता हूँ। और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजिली भाषा में आपको बता रहा हूँ। और ये डेरिवेशन देखेंगे तो एकदम आपको कंप्लीट ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये फ़िलहाल मैं 3 रजिस्टेंस का बता रहा हूँ। कितने का? 3 का, क्योंकि आपके सिलेबस में फ़िलहाल 3 ही रजिस्टेंस है। और वैसे भी 3 का देख लीजिए, 3 हो चाहे 1000 रजिस्टेंस लगे हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने 3 का सीख लिया ना तो 1000 का एकदम आ जाएगा। उसी तरह जस्ट सेम वही हाल है, जैसे 3 का वैसे 1000 का ही रजिस्टेंस लगा सकते हैं आप। तो चलिए देखिए, मैं इसका आपको बताता हूँ। उस दिन मैं आपको केवल बताना था, हमको क्या रीजन बताना था। मैं ये फार्मूले के बारे में उस दिन चर्चा कर चुका था, मैं फिर आज चर्चा कर देता हूँ। अगर श्रेणी क्रम में रजिस्टेंस लगते हैं फ़िलहाल 3 रजिस्टेंस, तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो होता था, मैं बताया था कि 1/R इक्वल 1/ कितना R1 प्लस 1/ कितना R2 प्लस 1/ कितना R3। 3 रजिस्टेंस अगर श्रेणी क्रम में लगेंगे ना तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ कितना है R3 है। 3 रजिस्टेंस के लिए अगर 4th रजिस्टेंस मान लेता हूँ एक क्षण के लिए, अगर 5 रजिस्टेंस हो गया, आपसे कोई पूछ दिया कि अगर 5th रजिस्टेंस लगे हुए हैं तो 1/R4 हो जाएगा। अगर 5th लगे 5 तो 1/R कितना हो जाएगा, R5 हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से बढ़ता जाता है। तो आज इसका डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो एकदम ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ कैसे हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैं डेरिवेशन इसका बता रहा हूँ। सबसे पहले हम निगमन आपको लिख देते हैं। यहाँ से डेरिवेशन निगमन इस तरह से मैंने लिख दिया और मैं करना स्टार्ट। तो कैसे करते हैं मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर खींचते हैं और स्ट्रक्चर पे ही बात बनती है। तो 3 रजिस्टेंस है, पहले उनको लगाओ किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में लगाने का तरीका मैं आपको बता दिया था, यहाँ तो नहीं बताऊँगा। तो अगर देखना है तो फिर पीछे वाला वीडियो आप देखिए, तो उसमें बताया हूँ कि कैसे अटैच करते हैं समांतर क्रम में। चलो मैं फिर यहाँ भी बताते चल रहा हूँ। इसमें 2 पॉइंट से अटैच करते हैं। एक पॉइंट को ए जनरेट कर लिया, दूसरे के पॉइंट को मैंने कितना जनरेट कर लिया, बी जनरेट कर लिया। और इनके बीच में 3 रजिस्टेंस लगाना है फ़िलहाल। तो 3 रजिस्टेंस आप लगा सकते हैं इस तरह से। एक रजिस्टेंस का एक सिरा एक बिंदु से, दूसर का सिरा दूसर के बिंदु से अगर अटैच हो जाता है तो ये जो क्रम होता है ये हमारा कहलाता है कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। और इसको मैं यहाँ से अटैच कर दिया और अब एक और रजिस्टेंस लगा दिया इस तरह से। इसको मैं यहाँ से अटैच कर दिया। 3 रजिस्टेंस लग गए। अब इनको ले आके मैं कहाँ से जोड़ दिया, बैटरी से, इस तरह से। और ये किसका सिंबल है बता दो आप लोगों को बताया था, ये तो बैटरी का सिंबल है। और इसको ले आकर मैं बैटरी से अटैच कर दिया, क्योंकि हम लोग विद्युत पढ़ रहे हैं ना, तो करंट वरंट जाएगा तभी ना बात बनेगा। ये हमारा हो गया क्या, बैटरी। और ये बैटरी है तो किसी न किसी वोल्ट का होगा ना, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 25 वोल्ट, 20 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट की बैटरी आती है ना, सुना होगा ना, 12 वोल्ट की बैटरी। तो ये क्या वोल्ट की है मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। पेपर में जब क्वेश्चन देगा तो आपको बताएगा कि 6 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है। फिलहाल हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो एक रेफरेंस लेके चलते हैं, इसकी भी वोल्ट की बैटरी है। एग्जैक्ट नहीं, रेफरेंस लेके चलते हैं कि भी वोल्ट की बैटरी है। और उसके बाद तो भी वोल्ट की बैटरी, इसको मैंने जोड़ दिया। जैसे जोड़ा तो ये इसका एक प्लस सिरा है और एक कौन सा सिरा है, माइनस सिरा है। तो करंट यहाँ बना स्टार्ट और ये करंट इस तरह से जाएगी। अब करंट पॉइंट ए पे पहुँचेगी। तो जैसे ही करंट यहाँ पे गई तो कितना करंट गई मुझे नहीं मालूम। अब जैसे 5 एम्पियर की गई कि 10 एम्पियर की गई कि 20 एम्पियर की गई, क्या पता। तो एक रेफरेंस लेके चलते हैं, आई एम्पियर की करंट गई है और ये करंट आई एम्पियर की करंट यहाँ पे जाएगी। और आई एम्पियर की करंट बिंदु ए पे जैसे पहुँचेगी, फिर उसके बाद इसके 3 रास्ते हो जाएंगे। 3 रेजिस्टेंस लगे हैं तो 3 रास्ते हो जाएंगे।
कुछ करंट इधर डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट इधर डिवाइड हो जाएगी, चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। कितना गई मुझे नहीं पता। मैं मान लेता हूँ I1 यहाँ पे चली गई और I2 यहाँ पे चली गई और I3 यहाँ पे चली गई करंट। और ये 3 तो रजिस्टेंस लगे हैं, तो इस रजिस्टेंस को मैंने R1 बना लिया, इस वाले रजिस्टेंस को मैंने R2 बना लिया और इस वाले रजिस्टेंस को मैंने कितना बना लिया, R3 बना लिया। फिर ये करंट देखिए, ये करंट इस तरह से आएगी और इस रजिस्टेंस के अंदर इस तरह से एंट्री करेगी, फिर रजिस्टेंस के अंदर एंट्री करते हुए बाहर निकलेगी। ये I2 धारा फिर दूसरे वाले रजिस्टेंस में गई, इस तरह से अंदर एंट्री करते 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 ये बाहर निकल गई। फिर एक जो I3 धारा है इसके अंदर गई और इस तरह से होते हुए से बाहर निकल गई और ये हो जाएगा हमारा कितना, I3 हो जाएगा। और ये फिर सारे के सारे धाराएं जाएंगी और किस पे, पॉइंट बी पे फिर मिल जाएंगी और मिल के फिर एक बन जाएगी धारा। और कितना बन जाएगी, कितना गया था यहाँ पे, जो आई एम्पीयर की, जैसे मैं मान लेता हूँ 10 एम्पीयर की धारा यहाँ से जा रही थी, तो 10 एम्पीयर की धारा यहाँ पे 3 टूट गई। मैं मान लेता हूँ 3 एम्पीयर इसमें चली गई, 3 एम्पीयर इसमें चली गई, 3 3 6 और कितना बचा, 4 एम्पीयर इसमें आ गई। तो ये सारे के सारे जब धारा आएंगे तो फिर यहाँ पे सारे के सारे आएंगे 3 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर। फिर जैसे बिंदु बी पे पहुँचेंगी तो फिर ऐड हो जाएंगी ना सब। अब रास्ता तो एक ही है, अब तीनों रास्ता यहाँ पे जुड़ गए, तो अब यहाँ से फिर कितने एम्पीयर की धारा जाना स्टार्ट होगा, फिर आई एम्पीयर की धारा बन जाएगी और यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आई का मतलब यहाँ पे जैसे 10 लिया हूँ तो 10 एम्पीयर की धारा बनना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से हमारा आई एम्पीयर की धारा चलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर बैटरी के अंदर क्या करेगी, जाएगी इस तरह से। क्लियर। तो ये चित्र आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, चित्र के बारे में पूरी जानकारी आपको हो चुकी होगी। अब करते क्या है, जब निगमन जब भी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि इसका डायरेक्ट मैं निगमन करना स्टार्ट कर दूँ। पहले इस चित्र के बारे में लिखते हैं ना, पहले चित्र बनाया, चित्र के बारे में पहले कुछ ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब बताएंगे एग्जामिनर को कि क्या क्या है। तो देखिए लिखेंगे क्या, देखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, 3 प्रतिरोध तार लिया, 3 प्रतिरोध तार लिया, कौन कौन सा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमने R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध तार लिया और इन प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसके बाद इन्हें हम एक V वोल्ट के बैटरी से मदद क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिससे I एम्पीयर की धारा बहना स्टार्ट हो गई, जिससे I एम्पीयर की धारा क्या हो गई, बहना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेंगे कि ये धारा बिंदु A से प्रतिरोध R1 R2 और R3 में I1 I2 और क्या हुई, I3 प्रभावित हुई। फिर बिंदु B पे ऐसे लिख देंगे, फिर बिंदु B पे ये धाराएं मिलके एक धारा बन गई और वो धारा कितना बनी, I धारा बन गई। क्लियर। तो ये ऐसे इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में क्या करते हैं, लिख के आपको बताते हैं। इतना लिखने के बाद तब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्लियर। तो देखिए लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लेते हैं, माना, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना है। माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1 कामा लगा के लिखिएगा, R2 व R3 हैं जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे और इनको V वोल्ट के बैटरी से, और इनको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ने से I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। जोड़ने से I एम्पीयर की धारा हमारा क्या होगा, प्रवाहित हो गया। उसके बाद लिखेंगे प्रतिरोध R1 में धारा I1, उसके बाद लिखेंगे R2 में धारा I2 तथा R3 में लिख लेंगे इस तरह से, R3 में धारा कितना है, I3 है। और इतना हो गया ना।
बस ज़्यादा नहीं, इतना मैंने आपको दे दिया। और हाँ, एक चीज़ में और हम लोग कर लेते हैं क्या, विभवांतर मैंने नहीं दिखाया। देखिए विभवांतर की बात करते हैं ना, विभवांतर मतलब वोल्टेज। तो ये देखिए विभवांतर, सबका विभवांतर सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कहाँ जुड़े हुए हैं, ए से और कहाँ से, बी से। और ये बिंदु ए सीधे जाके किससे जुड़ा हुआ, बैटरी से, बैटरी के प्लस सिरे से। देखना ये तार, बैटरी है, तार से ले आके बिंदु ए को जोड़ा है, तार से ले आके बिंदु बी को जोड़ा है। जब वोल्ट की बैटरी रहेगी, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो बिंदु ए और बिंदु बी पे 12 वोल्ट बताएगा आपका। अगर 12 वोल्ट की बैटरी रहेगी तो पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे 12 वोल्ट बताएगा, क्योंकि यही तो ले आके ऐसे तार से जोड़ा है यहाँ पे। क्लियर? तो इसलिए जब वोल्ट की बैटरी रहेगी तब वोल्ट बताएगा। तो और ये तीनों की तीनों वहीं से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में एक दिन बताया था, वहीं जुड़े हुए हैं। पॉइंट ए से ये भी जुड़ा हुआ है, इसका भी सीधा पॉइंट ए से, इसका भी पॉइंट ए से। तो अगर यहाँ पे 12 वोल्टेज बताएगा ना, तो इस पर भी 12 वोल्टेज इस रेजिस्टेंस पे, तो यानी इसका भी विभवांतर कितना हो जाएगा, इसका भी विभवांतर भी होगा और वो भी बैटरी का ही विभवांतर पकड़ेगा। 12 वोल्ट की बैटरी होगी तो 12 वोल्ट बताएगा, अगर 50 वोल्ट की बैटरी होगी तो 50 वोल्ट बताएगा। यहाँ पे भी वोल्ट बताएगा, यहाँ पे भी वोल्ट बताएगा। क्लियर? तो चलिए अब इसके बाद इसका हम लोग निगमन क्या कर लेते हैं किसके नियम से। ये तो इतना लिख दिया, अब लिख लेते हैं ओम के नियम से इसका हम लोग निगमन करते हैं। और इसमें देखिए, इसमें अलग अलग क्या है, दो ही पे बात पे बनती है, एक विभवांतर पे बात बनती है और इसके बाद किस पे, एक विद्युत धारा पे बात बनती है। क्लियर? रजिस्टेंस तो, रजिस्टेंस की छोड़ो, रजिस्टेंस तो अलग अलग रहेगा ही। तो इसमें क्या अलग अलग है, इसमें विभवांतर इसमें सेम है, सब में विभवांतर सेम है, और अलग क्या है, इसमें धारा अलग अलग है। तो जो अलग अलग होगा उसी की वैल्यू निकालेंगे ओम के नियम से। क्लियर? कि मतलब ये पता करते हैं हम लोग ना कि प्रतिरोध जो R1 है उसमें कितना धारा जा रही है, प्रतिरोध R2 में कितना धारा जा रही है, प्रतिरोध R3 में कितना धारा जा रही है। जैसे I एम्पीयर की धारा जब बढ़ गई तो इसमें कितना जा रही है, इसमें कितना जा रही है, इसमें कितना जा रही है, वो पता करते हैं हम लोग ओम के नियम से। तो पता करेंगे कि नहीं कितना कितना जा रही है, जाहिर सी बात है पता कर लेते हैं। तो इसमें चेक करते हैं कि कितना जा रही है। ठीक, तो अब इसमें हम लगाते हैं ओम का नियम। अब उसके बाद लिखेंगे नाउ, अब लिखेंगे R1 प्रतिरोध के बीच विद्युत धारा, ऐसे लिखेंगे R1 प्रतिरोध के बीच विद्युत धारा पता करते हैं, विद्युत धारा। अब लगाएंगे फार्मूला, और किसका नियम, ओम के ही नियम से हल करते हैं सब, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्यों लग रहा है मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ओम का नियम आपको पता होगा, साइड में मैं लिख देता हूँ, इसको लिखना नहीं है निगमन करते समय आपको। ओम का नियम आपने पढ़ा है, R = V/I होता है। ये कहता है कि हमारा नियम को वहाँ लगाना जहाँ प्रतिरोध की बात हो, विभवांतर की बात हो, धारा की बात हो। तो यहाँ पे देखिए विभवांतर की बात है, V की बात है, और धारा की भी बात है, और R की भी बात है, तो इसलिए ये लग रहा है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा अगर मैथ का गेम खेले तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बट्टे में इधर आके तो गुणा में हो जाएगा, R गुणे क्या I बराबर हो जाएगा V। या फिर और मैं इसको थोड़ा सा गेम खेलूँ तो अगर मैं I की वैल्यू निकालूँ, धारा की मान निकालूँ, तो ये V/, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। धारा की वैल्यू निकालो तो V/, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम ओम के नियम को, ये भी ओम का नियम है, ये भी ओम का नियम है, ये भी ओम का नियम है, क्योंकि तीनों तो मैथमेटिकल किया गया है ना, तीनों तो है एक ही चीज़। तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाऊंगा क्योंकि हमको विद्युत धारा निकालना है। तो यहाँ से इस वाले फार्मूले में देखिए विद्युत धारा हम लोग निकाल ली है, इससे भी लगा लेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा क्या होगा ना कि वैल्यू हल करने में एकदम ईजी होगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा निकालना है, और इस वाले फार्मूले में देखिए I निकला हुआ है, एकदम बढ़िया से है। इस वाले में क्या निकला, प्रतिरोध निकला हुआ है। इस वाले में क्या निकला हुआ, विभवांतर निकला हुआ है। इसमें क्या निकला, I निकला है। तो ये वाला लगा लेते हैं, I बराबर V/, क्या, R। तो चलिए ओम के नियम से निकालना स्टार्ट। अब इसका फार्मूला लिख लेना, ओम का नियम का फार्मूला लिख लेना यहाँ से, और इसका फार्मूला अभी बताया हूँ, ये इसका फार्मूला I बराबर V/, कितना हो जाएगा, R। क्लियर? अब इसमें किस में निकाले हम लोग, R1 में चेक कर रहे हैं, पहले वाले रेजिस्टेंस में। तो पहले वाले में ये ओम के नियम में क्या रखना है आपको, फार्मूला रखना है ना ओम का। ये तो ओम का नियम का फार्मूला हो गया, I बराबर V/R। इसमें कह रहा है ओम का नियम में कह रहा है कि धारा लेके आओ, विभवांतर लेकर आओ, और उसके बाद रेजिस्टेंस लेकर आओ। तो पहले हम R1 वाले रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं, तो R1 वाले में रेजिस्टेंस में धारा कितना गया है, I1। तो जहाँ पे विद्युत धारा है वहाँ पे मैंने डाल दिया कि पहले वाले रेजिस्टेंस में धारा कितना I1 है, लिख दिया। फिर उसके बाद इक्वल
विभवांतर चेक करते हैं। तो पहले वाले रेजिस्टेंस का विभवांतर कितना है, भी है, तो विभवांतर की वैल्यू तो भी ही रहेगी बट्टे। अब प्रतिरोध का मान रखना है, तो पहले वाले रेजिस्टेंस की अगर प्रतिरोध की बात किया जाए तो पहले वाले रेजिस्टेंस का प्रतिरोध R1 है, क्लियर। तो मैंने इसको रख दिया कितना, R1, इसको बना लिया समीकरण नंबर कितना, 1, क्लियर। इसी प्रकार दूसरके का चेक करते हैं, उसी प्रकार तीसरके का लिख लेंगे। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध के बीच विद्युत धारा, R2 प्रतिरोध के बीच विद्युत धारा, यही पता करते हैं कि धारा आखिर इनके बीच में कितना जा रहा है। ये धारा पता करते हैं कि कितना इसमें एंट्री की है। जैसे धारा बढ़ गई ना, तो कितना इसमें गई, कितना इसमें गई, कितना इसमें गई, वही पता करते हैं। R2 प्रतिरोध के बीच विद्युत धारा, फिर लगाएंगे वही फार्मूला, ओम का नियम, और ये है I बराबर V अपान क्या होता है, R होता है। तो अब I है विद्युत धारा रखना है, तो दूसरके में विद्युत धारा कितना है, I2 है। तो I की जगह हमने डाल दिया कितना, I2 बराबर विभवांतर, और दूसरके में विभवांतर कितना है, V है, V बट्टे R की बात करते हैं, और R क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस। तो दूसरके में रेजिस्टेंस कितना है, दूसरके वाले में रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस R2 है। तो जहाँ पे प्रतिरोध का मान डालना है, तो वहाँ पे हम दूसरके रेजिस्टेंस के लिए R2 डालेंगे। ये तो रियल फार्मूला है ना, ये रियल फार्मूला है, और हम लोग चित्र के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा कितना, 2। अब नाउ इसी प्रकार एक और कर लेते हैं ना, उसके बाद फाइनल हो जाएगा, और वो हमारा निकलेगा किसका, R3 प्रतिरोध के, तीनों के बीच में चेक करते हैं, R3 प्रतिरोध के बीच क्या, विभवांतर, R3 प्रतिरोध के बीच विभवांतर, नो विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा। तो चलिए फिर वही काम, सेम प्रोसेस, फिर फार्मूला लगाएगा, फिर ओम के नियम से चलेगा। फिर रियल फार्मूला क्या होता है, I बराबर V अपन क्या होता है, R होता है, रख लिया। अब यहाँ से I की वैल्यू तीसरके वाले रेजिस्टेंस में अगर निकाल रहा हूँ, तो तीसरके वाले रेजिस्टेंस में देखिए R3 वाले में विद्युत धारा कितना है, I3 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, I3 डाल दिया, I की जगह मैंने डाल दिया कितना, I3 बराबर विभवांतर डालते हैं। तो तीनों वाले रेजिस्टेंस में तो विभवांतर भी ही है, तो विभवांतर का मान भी रख लेंगे बट्टे। अब उसके बाद प्रतिरोध डालना है R, तो तीसरके वाले रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना है, R3 है, तो मैंने R3 डाल लिया, और इसको बना लिया समीकरण नंबर कितना, 3। अब देखिए अगर उसी तरह अगर 4 रेजिस्टेंस होते, देखो अब रटते नहीं है, अगर 4 रेजिस्टेंस लगाता तो फिर उसी तरह I4 निकालते हैं। अगर 100 रेजिस्टेंस लगा देता ना उसी तरह, तो फिर I5, I6, I7, I8, I8, 9, 10, 100 इसी तरह लेकर निकालते पूरा निकाल लेते हैं, क्लियर। अब उसके बाद 3 रेजिस्टेंस का है, तो 3 कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को अब हम करने जा रहे हैं क्या, एडिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैं एडिंग कर लेता हूँ, समीकरण नंबर कितना, 1, 2, वह कितने को, 3 को क्या करने पे, जोड़ने पर समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अब ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको पता करवा देता हूँ। लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड करते हैं और राइट का राइट में ऐड करते हैं। तो इसका लेफ्ट कितना, I1 समीकरण 1 का, समीकरण 2 का लेफ्ट I2, और समीकरण 3 का जो कि लेफ्ट कितना है, I3 है ना। तो लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और ऐड कर लेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को क्या करने पे, जोड़ने पे। तो जोड़ लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में जोड़ लेते हैं। तो अब इसका राइट जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 का राइट है V/R1, फिर प्लस समीकरण 2 का राइट है V/R2, प्लस समीकरण 3 का राइट है V/ कितना है, R3 है, क्लियर। बस एकदम होने वाला है इसका निगमन। अब थोड़े कॉमन सेंस से बताएंगे, अगर तीनों धाराएं जुड़ जाएंगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर तीनों धाराएं जब जुड़ेंगी तो वो एक धारा बनेगी, और कितना बन जाएगी, I धारा बन जाएगी। देखिए कैसे, चित्र में देखिए, वहाँ पे क्या बना है हम लोगों का, हम लोग का यही बना है ना, I1 प्लस I2 और प्लस में कितना, I3। तो बताइए I1 A है, I2 A है, I3 A है। अगर ये तीनों धाराएं मिल जाएंगी, जब मिलने के बाद देख नहीं रहा एक धारा बन जा रही है। अब कॉमन सी बात है, जैसे
10 एम्पियर की धारा इसमें से जा रही है, 10 एम्पियर की धारा इसमें से जा रही है, 10 एम्पियर की धारा इसमें से जा रही है। अब ये तीनों धाराएं बिंदु P पे मिलेंगी तो 10 10 20 20 10 30 एम्पियर की बन जाएगी। क्लियर? कितने एम्पियर की? 30 एम्पियर की हो जाएगी। जैसे यहाँ से मैं मान लेता हूँ 30 एम्पियर की धारा गई तो यहाँ पे इसमें 10 गई, इसमें 10 गई, इसमें गई, फिर ये तीनों जब धाराएं फिर आके बिंदु बी पे एक ही धारा बन जाएंगे। बी के बाद देखिए एक ही रास्ता है, तो जब धाराएं जुड़ जाएंगी तो कितना, अगर आई जा रही थी तो फिर सब जुड़ के फिर आई निकलेगी। तो ये हाल है कि जब I1 I2 I3 तीनों धाराओं को अगर ऐड कर देंगे तो फिर एक धारा एक ठो बन जाएगी। कितना बन जाएगी? एक ठो। देखिए जैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे देखिए कैसे मैं समझाऊँ आपको, ऐसे समझाता हूँ। वैसे समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब ऐसे समझिए, अब यहाँ से 10 एम्पियर की धारा जा रही थी, अब यहाँ से बढ़ गई, बढ़ने के बाद फिर जाके यहाँ पे मिल गई सारे के सारी। मैं मान लेता हूँ 10 एम्पियर की इसमें गई, अरे मैं मान लेता हूँ कितना है 30 एम्पियर ले लो। 10 एम्पियर की इसमें से गई, 10 एम्पियर इसमें गई, 10 एम्पियर इसमें गई। ये तीनों धाराएं जब जाके यहाँ पे मिलेंगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 एम्पियर। अब एक ही रास्ता है तो 30 एम्पियर जाएगी ना, इसी रास्ते से जुड़ के एक ही हो जाएगी। तो I1 I2 I3 अगर तीनों धाराओं को मिला देंगे तो एक आई धारा बन जाएगी। आई धारा का मतलब ये आई जितना जा रही धारा, ये धारा यहाँ से टूटी, फिर जाके बिंदु P पे मिली तो फिर आई एम्पियर जितना जा रही थी उतना निकल जाएगी फिर धारा। तो ये I1 I2 I3 को अगर जोड़ेंगे ना तो एक धारा बन जाएगी पहले वाली। क्लियर? अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? V/R1 V/R2 V/R3, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? V कॉमन दिख रहा है, तो 1/, हो जाएगा R1 प्लस 1/, हो जाएगा R2 प्लस 1/, हो जाएगा कितना? R3। यहाँ बताना चाहते हैं तो एग्जामिनर को बता सकते हैं कि चूँकि सर अगर जो धाराएं I1 है, I2 है और ये I3 है, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो एक ही धारा बन जाएगी और कितना बन जाएगी? I। साइड में बताना चाहते हैं तो एग्जामिनर को इस तरह से बता सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे हम लोग I बराबर ओम के नियम से डाल सकते हैं। अभी मैं आपको बताया था I बराबर, देखिए I बराबर ओम का नियम है, I बराबर V/R डाल सकते हैं। तो जहाँ पे I है, यहाँ पे I की जगह मैंने कितना डाल दिया? V/R। I बराबर V/ कितना डाल दिया? कैपिटल R बराबर, यहाँ से हो जाएगा V और क्वेश्चन में हो जाएगा कितना? 1/, यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस 1/, हो जाएगा कितना? R2, 1/, हो जाएगा कितना? R3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर? अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा कि कैसे कट रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये चीज़ V इंटू में है, V इंटू में है, इधर आता तो बट्टे में हो जाएगा, तो ऊपर एक V पड़ेगा, एक नीचे पड़ेगा, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग बड़े क्लास में हो गए तो चतुराई थोड़ा सा दिखा देते हैं। इससे बढ़िया है कि ये बट्टे में है, अरे इंटू में है, इधर आएगा तो बट्टे में होने वाला है, काटेगा, तो उससे बेस्ट है कि यहीं पे हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/, कितना? कैपिटल R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? यही है डेरिवेशन, इसका करना था, यही इसका क्या करना था? डेरिवेशन करना था। और ये मेरे ख्याल से डेरिवेशन हो गया आपका क्या? कंप्लीट। अब बताइएगा कि अब इसमें बताइए क्या नहीं है। अगर ये 4 रेजिस्टेंस होता, कितने रेजिस्टेंस होते? अगर ये 4 रेजिस्टेंस होते तो वहाँ पे 4 समीकरण बनता। तो यहाँ पे जब 4 समीकरण बनता है तो चारों का जोड़ते, तो चारों के जब जोड़ते तो उसका लेफ्ट का जैसे समीकरण 1 2 3 को जोड़ें तो उसी तरह 4 ठो बनता। तो जब 4 ठो बनता तो वहाँ पे I1 I2 I3 I4 आता, फिर I4 आता, फिर यहाँ पे 1/V1 1/V2 1/V3 1/V4 आता। फिर ऐसे करते, फिर भी कॉमन लेते, फिर वहाँ पे I1 I2 I3 I4 चारों धारा मिलकर एक धारा I बनती। फिर इस तरह से 4 रेजिस्टेंस होता, फिर करता, फिर 4 रेजिस्टेंस का निगमन कोई कहेगा तो इस तरह से हम लोग कर देंगे। अब बताओ कि ये निगमन समझना, अगर 5 रेजिस्टेंस होता तो भी कर लेंगे, अगर अब 10 रेजिस्टेंस होगा तो भी कर लेंगे। चाहे जितना रेजिस्टेंस हो सारे के सारे को आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं एकदम ईजिली पूर्वक। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इसका निगमन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा पूरा कम्प्लीटली, और ये तैयार कर लेना। तो कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे, ये जो मैं बताया हूँ ये चीज़ थोड़ी नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि छाप देना इसको। क्या छापना? ये पहले चित्र बनाना, निगमन लिखने के बाद मैं रीजन लिखवा था कल ना, तो ये उसके नीचे जहाँ तक फॉर्मूला कराया था उसके नीचे वीडियो देखिएगा। पहले मैं समांतर क्रम का हेडिंग डलवाया था, फिर उसकी परिभाषा लिखाया था, फिर उसमें फार्मूला डलवाया था, डलवा के उसका रीजन फार्मूले का रुकवाया था। तो उसके रीजन में ये कर लेंगे, ये चित्र बनाएंगे, फिर ये हिंदी वाला लिखेंगे, फिर अब ये नीचे निगमन करेंगे। ये चित्र नहीं बनाना है,
फिर उसके बाद ये पूरा आप कर लेंगे और आपका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा क्या, समाप्त। पेपर में कैसे आता है, पेपर में ऐसा आता है कि अगर समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के लिए उसके तुल्य प्रतिरोध का निगमन करिए। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य का मतलब फाइनल, तुल्य ये प्रतिरोध है। और R1 तो पहला प्रतिरोध है, R2 दूसर का है, तीसर का है। इन तुल्य का मतलब ये होता है ना, जैसे R1 R2 R3 बीच में प्लस लगा हुआ है ना, इसको ऐड करेंगे तो इसका कोई फाइनल रेजिस्टेंस आएगा। ये जिससे पूरा ऐड होके मैथ से जब हल करेंगे तो पूरा ऐड होके एक डिजिट आएगी ना, तो वही जो डिजिट आएगी वही हमारा तुल्य होगा। तो यही कह रहा है कि जहाँ पे वो कैपिटल आर तुल्य प्रतिरोध है। क्लियर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। और इसके बाद लगा देंगे स्टार, स्टार लगा के छोड़ देना। इसमें अच्छे अच्छे फैक्ट जो एग्जाम के पर्पज़ से आते हैं, बहुत उपयोगी है। तो मैं इसी पे आज रोक रहा हूँ इसको, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में अच्छे अच्छे फैक्ट बताऊँगा। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, और फ्रंट पे लगा हुआ क्वेश्चन और क्वेश्चन का जवाब भी देना है।